आर योर राइट्स, व्हाट आर योर ड्यूटीज, आपके अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, और किस शासन व्यवस्था से आप गवर्न होते हैं, डेमोक्रेटिक के फंडामेंटल्स क्या हैं, ये कॉमन सिटीजन को भी जानना चाहिए। आप पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजनशिप, आप नागरिक हैं तो इसका क्या मतलब है, आप एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। नागरिक होने का मतलब क्या है, संदर्भ क्या है, राइट्स क्या है, और राइट्स वायलेट होता है तो रेमेडी क्या है, उपचार क्या है, क्योंकि राइट्स वायलेशन डेली मिलेगा। अभी आप यहां हैं, एक कमरे में कोई आपको कैद कर देगा, एप्रोप्रिएट उपचार क्या है, रेमेडी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसी शासन व्यवस्था कंसीव किया है संविधान निर्माताओं ने, मतलब मैं एक नागरिक के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। एक कॉमन मैन जानना चाहिए पॉलिटी कैसी है, हमारी व्यवस्था कैसी है। और जब आप कॉम्पिटेटिव लाइन में आते हैं तो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनेगा। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। बट ये यहीं तक सीमित नहीं है, अगर आप यूपीएससी में जाएंगे या फिर बीपीएससी में तो इसका नया डायमेंशन ऐड हो रहा है, दैट इज गवर्नेंस। जो आप आईएएस, डिप्टी कलेक्टर इस सब की बात करते हैं, वो ज्यादा कंसर्न है गवर्नेंस से रेदर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से। वैसे सारा चीज ड्रॉ हो रहा है पॉलिटी से ही, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और जब एक बार आप यूपीएससी या बीपीएससी में करके शासन में आ जाते हैं, जब आप एक्चुअली संभाल लेते हैं अपने चेयर को, डेस्क को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, तो बेसिकली आप डील क्या करते हैं, आप पॉलिटी ही डील करते हैं, आप गवर्नेंस ही डील करते हैं। सवाल ये नहीं है कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए आप ये पढ़ने जा रहे हैं। मेरा आपको ये सजेशन होगा कि एक ऐसा टॉपिक, और सब टॉपिक भले ही आप उतना नहीं हो, लेकिन पॉलिटी में ग्रिप होना चाहिए, गवर्नेंस में ग्रिप हो, ये बहुत जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन, अच्छा इसका डायमेंशन जो है करंट अफेयर्स का है, यहां से अनेक करंट अफेयर्स आएंगे और डेली घटनाएं हो रही है। कभी संविधान में चेंज हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है, कोई नया एग्रीमेंट हो रहा है, कोई नया लॉ पास हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, कहीं कोलिशन बन रहा है, कहीं ना कहीं जो एंगल है, चाहे सोसाइटी के लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, सब जगह गवर्न हो रहा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इज पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे और फॉरेन कॉन्टेक्स्ट में है नहीं। शुरुआत आज हम करेंगे प्रस्तावना से, और आपको टिप्स भी देंगे हम कैसे होगा। मैं बता दूं अपने बारे में कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी हूं अभी वर्तमान में, और 2003 और 4 दोनों बार मैंने यूपीएससी फेस किया है। जेएनयू का प्रोडक्ट है हम, और यहां आपको पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी हम यहां पर आए हैं। यू विल फील रियली वेरी कंफर्टेबल, जहां पर भी डाउट होगा आप सीधे सीधे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें आज जैसे ये कहा गया है शुरुआत करने के लिए प्रस्तावना से। सो टॉकिंग अबाउट प्रस्तावना, व्हाट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। और जब संविधान बने तो मैं सबको प्रेस्क्राइब करूंगा, एक छोटी सी बुक है बेयर एक्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये मस्ट है, अलग अलग पब्लिकेशन में मिलेगा, कोई भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल लॉ एजेंसी, कहीं से भी कोई भी पब्लिकेशन, लेकिन लेटेस्ट हो। 105 अमेंडमेंट हो गए हैं हाल में, वो इनकॉर्पोरेटेड हो, देख लीजिएगा, जिसमें पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया है कि ओबीसी का जो लिस्ट है वो अब स्टेट अपने लेवल पर कर सकता है। दैट इज द लेटेस्ट वन। उसमें है कि नहीं ये देख लीजिएगा, इसी साल पास हुआ है 2021 में। या सेंट्रल लॉ एजेंसी, बट बंधन नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन लीजिए, ज्यादा मोटा ना हो, क्योंकि लॉ नहीं करना है। ये आपको यूपीएससी में ट्रेनिंग में कहीं पर भी है, ये आपके पास बाइबल है, देश की व्यवस्था को समझने के लिए ये बाइबल है। हिंदी में एक तरफ है, एक तरफ इंग्लिश में है, ये जानना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर समझना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बताऊंगा, तो ये कैसे होगा ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, एक सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़े भी होंगे, नाम सुने होंगे, 6th क्लास से ये बात आ रही होगी। बट वन लाइन डेफिनेशन इफ आई आस्क व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देन क्या होगा?
Just raise finger, yeah. Sit down and speak, yeah. Constitution can be defined as it's a holy book. Holy book. Sir, it's a book by which a country is governed. और All the books and regulations, all the books. Yeah. संविधान वह होता है जो किसी देश का वो मूल दस्तावेज होता है जिसके अनुकूल सारे देश मूल दस्तावेज, जस्ट कैच द थिंग्स, मोस्ट फंडामेंटल, दैट इज मूल, सबसे मूल यानी सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट फंडामेंटल, इज इट अ दस्तावेज, By which a country can be governed. रिकॉर्ड, अ बुक, इज इट मेयर अ बुक लाइक ए नोवेल? ये नोवेल है? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरव्यू भी करेगा तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे रेस्पॉन्सिबल करना है, क्योंकि उसके लिए भी नर्चर करना है आपको, और 3 स्टेजेस के लिए बताना है। शॉर्ट प्रिसाइज करूं, मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, किसी भी देश का जहां भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, सबसे मूलभूत विधि है। लॉ मीन्स विधि, सबसे मूलभूत मीन्स यही लॉ है, इसके नीचे सारा लॉ है। कोई भी लॉ इसको ओवरराइट नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता, ब्रीच नहीं कर सकता। आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, सीआरपीसी है, पार्लियामेंट में लॉ बनते रहते हैं, बनते हैं ना। आपको एक से एक इंटरनेशनल ट्रीटी भी होता है, साइन होता है, वो भी लॉ है, राइट। राज्य की सरकारें, विधानसभा में एक से लॉ बनता है, बहुत से लॉ बनते हैं। ये जो भी लॉ आपने बनाया, जो भी आपने लॉ के अंदर स्टैचू बनाया, मैं बताऊंगा स्टैचू अगर क्या है, कोई भी रूल है, कोई भी रेगुलेशन है, कोई भी प्रोसीजर है, कोई भी आपने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई भी एमओए साइन किया आपने, यू कैन इमेजिन एंड नंबर ऑफ सब कंपोनेंट ऑफ लॉ, दैट ऑल विल बी अंडर द सब्जेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द बाइबल, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ। और अगर कोई लॉ राज्य विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, अगर वो वायलेट करता है तो वायलेशन की उस सीमा तक वह विधि शून्य होगा, 0 होगा, उसका इफेक्ट नहीं होगा। हम ऐसे संविधान को जानते हैं, कोई भी लॉ इसको वायलेट नहीं कर सकता, अगर वायलेट करता वो लॉ शून्य होगा, ये शून्य नहीं होगा। ऐसे हमें समझना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा डिफिनीशन है कि सबसे मूलभूत विधि है, सबसे मूलभूत विधि है, और अन्य सारी विधियां, नियम, कानून, प्रोसीजर उसके अंदर में होंगे, उसको वायलेट नहीं करेंगे। यानी इसका जो स्पिरिट है, इसका जो विजन है, जो फिलॉसफी है, उसी के अनुसार सारा लॉ बनेगा या जो है। और कभी ऐसा पता चलता है, आप चैलेंज कीजिए, अगर ये कोई लॉ सही नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस लॉ को कौन डिक्लेयर करेगा? 0। अभी उसके अंदर में बात मैं नहीं कर रहा हूं, अभी तो ओवरऑल में बात कर रहा हूं। हम फंडामेंटल राइट में आएंगे तो सब बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है। क्या हाई कोर्ट भी रद्द कर सकता है कोई लॉ को? दोनों है, दोनों को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में कौन कौन आएंगे? हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट्स, ऑल सुप्रीम कोर्ट्स। तो हमको इस बात को ध्यान देना है। आपको दिख रहा है सारा चीजें, और ये अच्छा है कि हमारा हाथ ही इस समय रबिंग का काम करता है। बोलिए। ये लिखने के बाद में इसको जितना स्पीड ऐड कर सकते हैं, नया पेज खुलते जाएगा। अच्छा, तो आप याद दिलाइएगा, हमको प्रैक्टिस में लाना है इन चीजों को, ठीक है। तो अब बात करें प्रीएम्बल का, ठीक है। प्रीएम्बल मीन्स प्रस्तावना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इक्वली है। जहां पर भी लगेगा कि इंग्लिश ज्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा कम कर देंगे, हिंदी ज्यादा हो रहा है तो उसको करेंगे, लेकिन दोनों लोग समझिए, क्योंकि दिल्ली में मुखर्जी नगर में हमने लगभग 7-8 साल पढ़ाया है, और बहुत लोग पढ़े हुए हमारे अभी यूपीएससी और अन्य स्टेट सर्विसेज में हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब प्रीएम्बल समझिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीएम्बल? ये भी क्वेश्चन है, मैं सिंपल चीज मैं बता रहा हूं। अभी प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, बुक में पढ़ा ही वो दिया हुआ है प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है? तो जिसको कहते हैं आप प्रस्तावना,
ये भी एक क्वेश्चन है। प्रस्तावना कोई भी पूछेगा, सिंपल लेमन क्वेश्चन है। प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या है? दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट। कोई भी चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट, मान लो कि एक आप आर्टिकल लिखते हैं न्यूज़पेपर के लिए या फिर जर्नल के लिए, बुक लिखते हैं, एक देते हैं ना आप इंट्रोडक्टरी पार्ट कि थोड़ा सा पढ़कर समझ जाए कि आगे किस बारे में है ओवरऑल। ये प्रस्तावना जो है वही है, दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रीफेस, दैट इज प्रीफेस और इंट्रोडक्टरी पार्ट। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले को भी समझना है, साउथ में पोस्टिंग हो जाएगा। मान लो कि आप बीपीएससी है, यूपीएससी है, कहीं पर भी हम ओवरऑल लेके चलते हैं, साउथ में जाके यहाँ के लोग साउथ में भी चले जाएंगे, तो इंग्लिश को भी इग्नोर नहीं करना है। और जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी का भी जानने। प्रस्तावना क्या है, अब पूछेगा तो सर हम तो जानते हैं, केवल प्रीएम्बल प्रस्तावना जानते नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। इसलिए दैट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट इज प्रीफेस। और है क्या, दिस इज विजन। विजन मतलब समझते हैं दृष्टि, दैट इज फिलॉसफी। फिलॉसफी किसका विजन, किसका फिलॉसफी? कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का। जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कैसी शासन व्यवस्था को कंसीव किया, कैसी चाहते थे कि भारत में किस तरह का सिस्टम हो, उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी पूरी गाइडलाइन, उनका मिशन, सब कुछ इस प्रस्तावना में है। और आपको प्रस्तावना बिल्कुल याद कर लेना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। अगर आप माई गॉव में जाएं, माई गॉव, तो प्रस्तावना पढ़ लीजिए। आई रेड द प्रीएम्बल, मैंने प्रस्तावना पढ़ लिया, लॉगिन करके तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपके नाम से माई गॉव में, क्योंकि सरकार चाहती है कि सब लोग प्रीएम्बल पढ़ें, जानें, समझें, बूझें। ये जरूरी है ना? तो आप वो कर सकते हैं। अब इसमें हमको यह देखना है सबसे बड़ी बात कि जो हमने शुरू किया प्रस्तावना से, ये इसको ऐड करना है, राइट। अब ये देख लीजिए कि शुरुआत कैसे हो रही है संविधान के बारे में बात करें तो, ठीक है, शुरुआत कैसे हो रही है? तो शुरुआत जैसे कि 9 दिसंबर, सीधे यहीं से मैं आऊंगा 1946। ये कौन सा डेट है? यस, प्रथम बैठक हो रही है, द फर्स्ट मीटिंग किसकी? संविधान सभा की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा। अगर मैं बोर्ड में हिंदी कम लिख रहा हूं तो आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि मौखिक रूप से वो भी चल रहा है। संविधान सभा की प्रथम बैठक हो रही है और हो क्या रहा है? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जा रहा है टेम्पोररी प्रेसिडेंट, और 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को। ऐसा ही है ना? इसका चुनाव भी होता है। संविधान सभा अपने आप तो नहीं बन गया। इज इट अनइलेक्टेड बॉडी? अनिर्वाचित सभा है। कैसी सभा है? इट इज इलेक्टेड बॉडी। इलेक्टेड बॉडी है। इसका चुनाव भी हुआ जुलाई 1946 में। कैसे चुनाव हो गया? अपने आप कहीं से? इसका कहां से गाइडलाइन फॉलो हो रहा है? चुनाव होने का मैंडेट कहां से मिला? संविधान सभा बनेगा। कैसे बनेगा? कहां से आ रहा है इसकी फिलॉसफी? सब क्लियर हो। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन आया, फेल हो गया। कैबिनेट मिशन में क्लियर कट सारी बातें हो गई, और आगे माउंटबेटन वगैरह प्लान ब्ला ब्ला तमाम चीजें हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन कह दिया कि संविधान सभा होगी, कैबिनेट मिशन। यह भी 1946 का बात है। इसके तहत संविधान सभा का चुनाव हो रहा है और संविधान सभा बन रही है। कितनी सीटें क्या है नहीं करूंगा वो सब बातें। यहां से जो कारवां चला 9 दिसंबर 1946 से, यह कारवां कहां तक एंड हो रहा है? 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या हुआ? 3 वर्ड है हिंदी में, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। टू पुट आवर सेल्फ्स। 26 नवंबर 1949 संविधान रेडी। बहुत से प्रोविजन संविधान का इस डेट को लागू हो गया, जैसे इमरजेंसी इसी डेट को लागू हो गया, जैसे इमरजेंसी हो गया। सिटीजनशिप, हाँ, इसी डेट से बहुत चीज लागू हो गया। और मेनली कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 50।
और अब हम इस डेट को किस रूप में मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग मनाना शुरू किए हैं। अब किस डेट से मनाते हैं उसका एक अलग एंगल इसका निकलेगा। किस डेट से मनाना शुरू किए, कब करते हैं? यह संविधान दिवस है हमारा, क्योंकि संविधान इस दिन हमारा रेडी हो गया, सब लोगों ने साइन किया। तो यह यात्रा 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1939 तक यह पूरा हुआ था। और उसमें आप जानते ही हैं कि इसमें जो है कितना टाइम लगा था? यस, 2 इयर्स। ठीक, वो आप सब लोग ध्यान रखे हुए हैं कितना होता है, और इस तरह से सारी बातें होंगी। तो एक संविधान अगर आप देखें तो मूल संविधान है और एक आज का संविधान है, क्या दोनों सेम है? नो। तो 1949 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, COI मतलब क्या हुआ? मैं यही वर्ड यूज करूंगा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। COI जहां भी होगा तो मेरा मतलब है भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शॉर्ट में, लॉन्ग में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहां से वहां तक लिखा जाएगा। इसे ज्यादा शॉर्ट कीजिए, टाइम को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बात करूंगा। और जब ये बना तो कितना आर्टिकल था? 395 आर्टिकल्स थे। आई एम टॉकिंग ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1949। कितने पार्ट थे इसमें? 12। आप बताइए? 22। 22 पार्ट्स। 22 पार्ट्स मतलब 22 भाग में 22 भाग, 1 से 22 के बीच में और 395 आर्टिकल्स था। और इसके अलावा क्या था? शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल्स। 8 शेड्यूल्स और कुछ और भी परिशिष्ट वगैरह थे। अब तो परिशिष्ट का मतलब नहीं रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर वगैरह सब वो अब नहीं रहा। लेकिन और एक था प्रियम्बल। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना, राइट, 395 आर्टिकल्स जो 22 भागों में थे, प्लस 8 शेड्यूल्स। ऐसा ओरिजिनल संविधान बना। और आज आप हैं 2021, 2021। आज का संविधान, इतना साल हो गया। तो संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। इट इज अ वेरी डायनेमिक डॉक्यूमेंट जो कहता है कि समय बदला तो हमको भी समय के अनुसार बदल दो, इसमें बदलाव लाओ। सो देयर इज ए अमेंडमेंट प्रोविजन अंडर 368। और यही कारण है कि संविधान धीरे धीरे बढ़ता गया। डिलीशन भी हुआ, यानी उसमें से कई भाग हटे। एडिशन हुआ, यानी कई भाग जुड़े। और अमेंडमेंट भी हुआ, यानी कई भाग उसमें बदलाव भी हुए। सो व्हाट डू यू मीन अमेंडमेंट? अमेंडमेंट में क्या क्या हो सकता है? एडिशन, जुड़ा, देन आपका हटा, डिलीशन, और साथ में अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मीन्स वर्ड्स को हेर फेर भी आपने किया, ये सब हुआ। और आज जब आप ये बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर अभी का जो बताता है कि वो टोटल हो गया है 448 आर्टिकल्स। कितना हो गया है? 470 हो गया है। तो हो सकता है, अब वो काउंट कर लेना पड़ेगा कितना क्या है, वेरी बेसिक बातें हैं। बट 470 हम अभी 21 वाला नहीं लिए हैं और जीएसटी काउंट नहीं किए हैं हम, वो काउंट करना ये देखना पड़ेगा। बट मैं अपना कर रहा हूं 448 है। और इसमें अभी 22 पार्ट्स हैं जी। 25। वेयर इज 25? नहीं, इफ द क्वेश्चन कम्स देन इट हैज टू बी आंसर्ड। तो मेरे पास तो सामने ही है, ये देखिए यहां पर। इफ यू कैन सी पार्ट कितना है ये? XXII। उसके बाद कोई पार्ट इसमें नहीं, शेड्यूल शुरू हो रहा है। कई जगह मुझे भी 25 दिखाई दिया नेट वगैरह सब पर। और अब नया बुक खरीदेंगे डायरेक्ट, आप चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें 25 होगा तो आप 25 नोट कर लीजिएगा। अगर 25 नोट उसमें है तो आप नोट कर सकते हैं। अभी 22 ही भाग है, क्योंकि इसके बाद कोई अभी शेड्यूल ऐड नहीं हुआ है, राइट। तो ये चीजें हैं, यानी ये शेड्यूल में ही कवर होता है सारा आर्टिकल। और ये कितना ये हो गया है? 12 हो गया है।
12 शेड्यूल्स हो गए हैं। अब इतना बड़ा मतलब चेंजेज हो गया। बताइए, आप कह रहे हैं 470 कह रहे हैं, आर्टिकल्स बढ़ा है, मैं 21 का ध्यान नहीं रखा, मैं 20 का भी ध्यान नहीं रखा हूं। अभी हो सकता है आर्टिकल्स बढ़ता जाएगा। जीएसटी भी हुआ है, 1 हुआ, 2 हुआ, 102, 103, 104 और अब 105 अमेंडमेंट हो चुका है। 105 क्या? संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं इंग्लिश में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA। वो सीरियस बोला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। पहले वो होता है विधेयक, पहले होगा बिल, बिल का सीरियल नंबर अलग होगा। 122वां, 23वां, 26वां संविधान संशोधन बिल जो है पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, 126वां। लेकिन जब वो अधिनियम बना तो क्या मिला उसको? सीरियल नंबर 105। तो सीरियल नंबर बिल का अलग और एक्ट का अलग, ऐसे ऐसे होता है। तो जब ये बिल बना, तो जब ये बिल लोकसभा कर दिया, राज्यसभा कर दिया, और राज्यों की भी आवश्यकता है जहां पर, तो राज्य भी कर दिया। देन इट गोज टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट असेंट्स, एंड वंस द प्रेसिडेंट असेंट्स द बिल बिकम्स एक्ट, और वो अधिनियम बन जाता है। और इस प्रकार इसका सीरियल नंबर लॉ बुक में अलग दिया जाता है, इसका सीरियल नंबर अलग दिया जाता है, इसलिए अंतर होता है, समझे ना? तो इस तरह से अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 105 है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2021। आपके लिए होमवर्क और शेड्यूल्स बिल्कुल माइंड में सेट रखिए। बीपीएससी के लिए 100%, बीपीएससी, यूपीएससी, कोई 12 शेड्यूल बताइए क्या है, 11 शेड्यूल क्या है, फिंगर टिप्स पर हम लोग को सारा याद रहता था। हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट रहा हूं, तो हमारे लिए तो जरूरी ही है, बट आप सबको याद रखना है किस शेड्यूल में क्या है, किस पार्ट में क्या है। और शॉर्ट में, लंबा चौड़ा उसका नोमेनक्लेचर है, नाम है, आप शॉर्ट में ये इसमें लैंग्वेज है, ऐसे याद रखिए, इसमें लैंग्वेज है, इसमें राज्यसभा का सीट है, इसमें दल बदल है, इस तरह से इसमें पंचायती राज है, इसमें नगर पालिका है। सब शेड्यूल याद करना है, पार्ट भी याद करना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी याद करना है। कैसे याद करेंगे आप ये ध्यान में रखिएगा। ये जब आपके पास आ जाएगा तो जैसे डिक्शनरी घर में रहता है, दिस इज लाइक अ डिक्शनरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें सब आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहां कहां पर क्या है। ये जो चेंज हुआ है, इस बुक का जो पेज बढ़ा है, इसका कई कारण है। हमारा संविधान इतना बड़ा क्यों हुआ? कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है दैट इज कार्बन कॉपी ऑफ विच एक्ट। आया हुआ है क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा हूं वो सब आया हुआ है। हमारा संविधान किसका कार्बन कॉपी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कार्बन कॉपी माना जाता है। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस वर टेकन इनटू दिस वन, क्योंकि 1935 के बाद तो कोई लॉ बना ही नहीं। ब्रिटिश बनाया कोई लॉ, उसके बाद स्वतंत्रता का रहा 1947 का, यही बना 1935 का एक्ट। और जब वो बना उसके बाद अमेंडमेंट शुरू हो गए। 51 में ही पहला अमेंडमेंट हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट, और बढ़ता गया। और जब मैडम इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने एकदम क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंदिरा गांधी के समय का है। दिस इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस में बदलाव कर दिया गया, संविधान के अधिकांश आर्टिकल में बदलाव किया गया। अगर आप केवल 42वां संविधान पढ़ेंगे तो इसमें अनेक पीएचडी है। केवल 42nd अमेंडमेंट पर पीएचडी किया हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के जो विद्यार्थी शोधार्थी रहे हैं। इतना बड़ा अमेंडमेंट है, दैट्स कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद भी 73rd हुआ, 74th हुआ। जीएसटी में जानते हैं कितना पार्ट में चेंज हुआ है? काफी चेंजेस हुआ है जीएसटी में। यही कारण है कि संविधान आपका लेंदी बना, क्योंकि उनका माइंड था कि सब कुछ इसी में लिख दो, और वहां से ले लिया, वहां की अच्छी चीजें ले ली, यहां की अच्छी चीजें ले ली, सब जगह का बोरोड किया, और इस तरह की बात आई। तो इस तरह से हमारा संविधान आगे बढ़ा। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए, ठीक है? अब प्रेमबल की बात करें। हम पहला कंट्री वर्ल्ड का जिसने संविधान तो बहुत सा बना, अनेक सब वर्ल्ड में आज भी संविधान है, वो कौन सा पहला कंट्री है जो सबसे पहले प्रीएम्बल को इंट्रोड्यूस किया? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन।
उसके पहले इतिहास नहीं मिलेगा। 1789 में आ रहा है फ्रांस का, और इंग्लैंड तो पहले से है लेकिन अनरिटेन है, रिटेन है, दोनों है। इट इज नाइदर प्योर रिटन नॉर वर्बल, दोनों मिक्स है। उसमें कस्टम्स हैं, यूजेस हैं, बहुत सी चीजें हैं इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां रिटन भी है अनरिटन भी है, तो इस तरह की बात है। बट अमेरिका पहला देश जहां से प्रियम्बल हुआ, हमने भी वहीं से अडॉप्ट किया प्रियम्बल को, ठीक है। तो यह बात आपको समझ लेना है। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि प्रियम्बल कैसे आया, फिलॉसफी अगर आप समझें तो यहां आपको पता चलेगा जो उन्होंने किया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर क्या हुआ था, उद्देशिका बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, दैट्स वन मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका को संविधान सभा के समक्ष फॉर्मल वे में इंट्रोड्यूस किया, जिसे उद्देशिका बोलते हैं, और उसमें सारी फिलॉसफी थी। वही उद्देशिका जो है हमारा प्रस्तावना का आज का शेप लिया है, और उसमें हमने बदलाव भी किया है, ये भी आप समझिए। और ये पास हो गया आपको कब, ये उद्देशिका पास हुआ होगा, ये हुआ 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, दैट इज एडॉप्टेड। उद्देशिका को एडॉप्ट किया गया, इस डेट को पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, और इस डेट को इसको मूव किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और उसमें क्या था वो जानने की जरूरत नहीं है, आप प्रियम्बल पढ़ लीजिए। तो इस तरह से प्रस्तावना का हमारा शेप आया। लेकिन ये मैं बताऊं, संविधान में शुरू में प्रस्तावना नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल 1 से लेकर लास्ट तक सब लिख दिया गया, देन जोड़ा गया। जैसे आप पीएचडी अगर करेंगे, अगर आप जैसे शोध करने का जो लोग होता है, तो पहले इंट्रोडक्शन नहीं लिखा जाता है या कंक्लूजन। थेसिस में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन शुरू में नहीं लिखा जाता है, सबसे एंड में। पहले आप चैप्टर लिख लीजिए, ड्रॉ कंक्लूजन कर लीजिए, और लास्ट में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन होता है। वैसे ही सब संविधान लिख दिया गया। अब आपको पिक्चर क्लियर कट पता हो गया। अब आप प्रियम्बल लिख दीजिए, उसका इसेंस है, उसका समरी है, उसका वेरी इसेंस है, कैसा संविधान है, इस चीज को यहां पर बता दिया गया है। तो ये आपको ये होगा। अच्छा, वेदर प्रियम्बल इज अमेंडेबल, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूरा प्रियम्बल को हटाकर इस पेज को हम फाड़ कर नया पेज लगा देंगे। इट इज अमेंडेबल, यूपीएससी का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। तो अगला क्वेश्चन मेरा होगा कि तो क्या मूल है जी, व्हाट इज फंडामेंटल। वो तो आगे की बात है, वो तो फंडामेंटल राइट में भी न्याय की बात है, जस्टिस की बात अब तो फंडामेंटल राइट में भी करते हैं, डीपीएसपी में भी करते हैं, राज्य के नीति विषयक तत्व में चेंज किया था। ये एक क्वेश्चन है जो सिंपल समझिए, इट इज एमेंडेबल, मतलब संशोधनीय है। सिंपल विधि से चेंज कर सकते हो। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, और मैं क्वेश्चन उल्टा भी पूछ रहा हूं, ये नहीं कि जो मैं कह रहा हूं वो सही मैं बोल रहा हूं। एक सिंपल पार्लियामेंट एक लॉ लाएगी, ऑर्डिनरी लॉ, सामान्य लॉ, और इसको चेंज कर सकती है जो उसको सूट करे। ये सुन लो, नहीं सिंपल लॉ से क्या प्रियम्बल में चेंज हो सकता है? इसलिए इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, कैसे चेंज होगा, तब कैसे चेंज होगा? विशेष बहुमत, कौन सा विशेष लॉ? यूएन के द्वारा। हाँ, नो सिंपल लॉ कैन अमेंड दिस प्रियम्बल। पार्लियामेंट का सिंपल लॉ, ऑर्डिनरी लॉ इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको चेंज करने के लिए जो तरीका है वो है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा अंडर 368। ये सामान्य विधि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लॉ इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ, दैट इज द कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट। इसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर पार्लियामेंट को संशोधन की शक्ति मिली हुई है, पार्लियामेंट करता है। और जहां पर
फेडरल एंगल प्रभावित हो रहा है तो राज्यों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। 50% प्लस राज्यों का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा। कहां पर? जहां पर फेडरल सिस्टम प्रभावित होता है तो इसको कर सकता है इस तरह से। लेकिन अब आप केशवानंद, महान संत, कुछ ही दिन पहले डेथ हुआ उनका लास्ट ईयर, केशवानंद सामान्य किसान। आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि केशवानंद क्या थे। ऐसा काम कर दिया, हालांकि उनको हार मिली, अपने केस में उनको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, बट केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला 1970, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, माय गॉड, आज तक संविधान उसी से नर्चर हो रहा है, उसी से डिफाइन हो रहा है। जो करना है कर लो, तोड़ लो, फाड़ लो, मरोड़ लो, जो करना है संविधान में करो, ऑल एक्सेप्टेड, बट डोंट चेंज द बेसिक फीचर, डोंट चेंज द फंडामेंटल कोर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला क्वेश्चन आपका होगा, ये फंडामेंटल कोर फिलोसफी क्या है? दैट इज नॉट डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया कि फंडामेंटल क्या है, बेसिक फीचर क्या है। कोई ऐसा कभी अलग अलग जजमेंट में बताया कि ये फंडामेंटल है, ये है, अलग अलग जजमेंट में। और यूपीएससी का लास्ट ईयर का क्वेश्चन यही था, ऑल पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट, संसद में संपूर्ण शक्तियां नहीं था संविधान को संशोधन करने की, बट दैट इज नॉट द सोवरेन पावर, वो असीम शक्ति नहीं है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट पावर वेस्टेड इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो चाहे वो नहीं कर सकता, बिकॉज देयर इज ए जजमेंट कॉल्ड केशवानंद भारती। ये आप जो करना है करिए, लेकिन आप मूल ढांचा को चेंज नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा क्या है वो अभी डिफाइंड कहीं नहीं है, ये जुडिशियल से डिफाइन हुआ है। पीटी क्वेश्चन 2021 जो 20 में जो पीटी का क्वेश्चन आया हुआ है, नोवेयर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक फीचर इज डिफाइंड। कहीं कोई बता सकता है? आप शुरू तक पहुंच जाओ, ये बेसिक है, ये नॉन बेसिक है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में आया है, न्यायिक निर्णय में आया है। केशवानंद शुरू हुआ, मिनर्वा मिस हुआ, मेनका गांधी हुआ, होलो केस में हुआ, सेल्वम केस में हुआ, और आज तक होते रहा है। अभी जुडिशियल जो नेशनल जुडिशियल कमीशन बना था, जिसमें थी कि जजेस का नियुक्ति कैसे करेगा, नेशनल जुडिशियल कमीशन करेगा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया। कौन? सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस जे.एस. खेहर, ही वाज द चीफ जस्टिस। क्या कहा कि पार्लियामेंट का यह अमेंडमेंट जो जुडिशरी है उसके स्वतंत्रता पर आघात करता है, दैट इंफ्रिंजेस द वेरी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इसलिए यह नल एंड वॉइड है। क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है? बेसिक फीचर है। बहुत इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जब बेसिक फीचर का स्टोरी आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ए.के. गोपालन से यह शुरू हुआ था 1951 में, कल्मिनेट हुआ 73 में, और आगे मिनर्वा मिल्स वगैरह सब में यही बात कहा गया। इसका डिटेल्ड आपको मिलेगा जब आप लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ेंगे तो सारा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के तहत आपको यह मिला प्रियम्बल में अब तक कितनी बार चेंज हुआ है? 2 बार, 3 बार, 1 बार, बिल्कुल हाँ 1 बार हुआ है। मेरे 2 कहने से 2 नहीं, 3 कहने से 3 नहीं, 1 टाइम चेंजेस हुआ है। और आगे ओपन है अभी, और चेंज हुआ तो क्या हुआ? कौन सा अमेंडमेंट से? 44 में हुआ, 42, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। और 3 वर्ड जोड़ा गया, बता दीजिए क्या क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर और एक इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जोड़ा गया है, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। सोशलिस्ट यानी समाजवाद। सबसे बड़ी बात है कि नेहरू जी इतने बड़े समाजवादी थे, उन्होंने नहीं जोड़ा। बस जोड़ा कौन? इंदिरा गांधी ने। नेहरू जी नहीं जोड़े, नेहरू वॉज अ प्योर सोशलिस्ट पर्सन, बट उन्होंने नहीं जोड़ा। और उसके बाद उन्होंने क्या? सेकुलर आप देखिए, शुरू में सेकुलर वर्ड नहीं जोड़ा गया था। जब संविधान 1949 में सेकुलर वर्ड नहीं था, दैट इज लेटर एडेड 42 में, 76 में। एंड इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी समझ में आती है, चूंकि पाकिस्तान का शुरू से रहा, तो इंटीग्रिटी वर्ड बता दिया गया कि संविधान इसीलिए बना है कि इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। हमारे राज्य जो हैं, स्टेट्स, अभी 28 स्टेट्स हैं, दे कैन नॉट डू अवे फ्रॉम, दे कैन नॉट गिव अप, वो लोग बाहर नहीं जा सकता भारतीय गणतंत्र से, तो इसीलिए यह किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एमेंडेबल। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि ये प्रीएम्बल जो है हमारा तो 1 से शुरू होता है, आर्टिकल 1 से,
और लास्ट में एंड कर जाता है, तो फिर ये पार्ट नहीं है। यूपीएससी क्वेश्चन है, वेदर प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाग है, कौन सा भाग है? 1 2 3 4 22 भाग है। यस, वेदर प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? नो, इन री शुरू में कहा गया इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशवानंद भारती ने इस्टेब्लिश कर दिया। पुराने जजमेंट को खारिज करते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज अ इसेंशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया हुआ है। आज की व्यवस्था वही है, ये हमारा पार्ट है। क्या इसके लीगल वैल्यू? तो ये भी क्वेश्चन मैं जो बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, सभी का क्वेश्चन है। लेकिन इसकी लीगल सैंक्टिटी क्या है, एक अगला क्वेश्चन है। मैं अलग अलग एंगल को ले रहा हूं, पहले अमेंडमेंट वाली बात कहा, फिर मैं पार्ट वाली बात कहा कि पार्ट है कि नहीं है, सैंक्टिटी क्या है, क्या महत्व है प्रीएम्बल का। अरे आप तो आर्टिकल 1 से शुरुआत करते हैं, तो इसका क्या महत्व है? क्या इसका लीगल इंफोर्समेंट है? कैन प्रीएम्बल बी लीगली इन्फोर्स्ड? कैन प्रीएम्बल बी लीगली इन्फोर्स्ड? क्या प्रीएम्बल को कानूनी रूप से लागू कराया जा सकता है? इतना आसान नहीं है कह देना। संविधान वो नहीं जो इसमें लिखा, बट संविधान वो भी है जो इसकी व्याख्या की जाती है व्याख्याकार के द्वारा। इसका व्याख्याकार कौन है? इसका व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, तो अंतिम तो हाई सुप्रीम कोर्ट में जाता है सारा मैटर। अंतिम व्याख्याकार तो सुप्रीम कोर्ट है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो इसका व्याख्या करता है। दैट इज द इंटरप्रिटेशन, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे कि आप डीपीएसपी में भी इस बात को पढ़ेंगे, राज्य के नीति विषयक तत्व में, कि मोरल प्रिसेप्ट्स हैं, उपदेश हैं, कल्पनाएं हैं, ऐसा होना चाहिए, विजन है, मिशन है, फिलॉसफी है। प्रीएम्बल भी बहुत सी बातों को कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया केशवानंद भारती में और आगे के जजमेंट में कि जब भी संविधान के व्याख्या का प्रश्न आएगा, जब भी संविधान को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो माइंड में रहेगा कि हमारा विजन जो है, फिलॉसफी है, प्रीएम्बल से फ्लो हो रहा है। सो यू कैन नॉट डिसमिस द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल के लाइट में संविधान की व्याख्या करना है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। समाजवाद बेसिक फीचर क्यों है? यहीं पर है। सेकुलर यहां पर दिया हुआ है वर्ड, ये सब बेसिक फीचर में है। यू कैन नॉट मेक इंडिया अ रिलीजियस कंट्री, यू कैन नॉट मेक इंडिया अ हिंदू कंट्री, बिकॉज दिस विल वायलेट दिस एंड दिस इज द बेसिक फीचर। कभी नहीं हो सकता ये। अगर आप कर देंगे, पार्लियामेंट कर सकती है, सेकुलर वर्ड हटा सकती है पार्लियामेंट आज की तारीख में, बट पुनः सुप्रीम कोर्ट वहां जाएगा और उसको नल एंड वाइड कर देगा, क्योंकि वो ये चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट कथन है कि प्रीएम्बल जो है कोर फिलॉसफी है, और इसी फिलॉसफी के आलोक में संविधान की व्याख्या करनी है। इसलिए ये केवल इसी तरह नहीं है, इसका लीगल इंफोर्समेंट भी है। इस एंगल से देखें जो केशवानंद भारती में इस्टेब्लिश्ड हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट वन जो ये मैं कहता हूं। अब 4 बातें क्लियर कट है अगर आप प्रीएम्बल को देखें तो। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से प्रीएम्बल कौन सी बातों को नहीं इंडिकेट करता है। प्रीएम्बल पर मेंस में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, रेयरली, बट आएगा तो रेडी रहना चाहिए। पहला, ये बताता है कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान का स्रोत क्या है। प्रीएम्बल आपको ये इंफॉर्मेशन देता है। स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हमारा संविधान टेंडर निकल कर बना है, हमने टेंडर निकाला है ना संविधान बनाने के लिए, ठेका दिया है ना किसी को। टेंडर से होता है ना, गवर्नमेंट में आप लोग जाइएगा तो एक से टेंडर निकलेगा। गांधी सेतु बनना है जी, टेंडर निकाल दो, जिसको अवार्ड होगा वो बना देगा। ब्रिज बनाना है, तो संविधान बनाने का ठेका किसको दिया? हम हैं संविधान सभा।
कोई टेंडर नहीं, किसी का शासन नहीं, किसी का निर्देश नहीं, किसी का मार्गदर्शन नहीं। हम लोगों ने बैठे, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, सो देयर इज नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हमने यूएन से, अमेरिका से, कहीं से उनके लोगों को नहीं बुलाया, तुम आओ यार गाइड कर दो। नो, इतने बड़े बड़े माइंड वाले लोग थे। अगर आप पढ़े संविधान सभा में, चाहे वो अम्बेडकर हो, नेहरू जी हो, पटेल साहब हो, और के मुंशी हो, राव साहब हैं, बीएन राव, इतने बड़े एक्सपर्ट। मतलब आज तो एक सुनाई देता है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट का अटॉर्नी जनरल इतना बड़ा लीगल माइंड है, वहां तो सारे अटॉर्नी जनरल से भी 20 थे वहां पर उस समय के जो लोग थे, और तब ये सेटल हुआ संविधान। सो द स्रोत क्या है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया। हमने स्वयं बनाया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी कि संविधान का स्रोत हम हैं, हम लोगों ने बनाया है। हम लोग बैठे, विचार किए, और 2 साल, इतना माह, इतना दिन लगा हमें बनाने में। ये सब क्लियर कट कहा गया है। तो एक स्रोत बनाता है, जो कि ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है, और उसके बाद बताता है कि हमारा कैसा संविधान बना, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटी यू हैव। मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, नेचर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था। आपकी राज व्यवस्था का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, कैरेक्टर क्या है, यह भी बताता है प्रस्तावना आपको। नहीं, आपकी राज व्यवस्था का नेचर क्या है, पॉलिटी क्या है, कैसी पॉलिटी है जिसे आप गवर्न हो रहे हैं, वो भी बता रहा है। और वो है सोशलिस्ट, वो है सोशलिस्ट, समाजवाद, उसमें वर्ड है। और वो बताता है कि समाजवाद कैसा है, मल्टीफेसेट है। अगर आगे जाएं बीच में, तो आपको बताता है कि समाजवाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ये सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है। यहां पर बात की जाती है कैसी पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। सेकुलर भी है, लेकिन एक स्टेप पहले इसको कर लें। डेमोक्रेटिक, और डेमोक्रेटिक का डेफिनेशन अब्राहम लिंकन का एक बेसिक आपको देता है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। मीन्स इट इज प्रो पीपुल, इट इज थ्रू पीपुल। अब चाहे पंचायती राज हो, चाहे टॉप प्रेसिडेंट का चुनाव है, सब लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे द्वारा सिलेक्टेड है, मतलब इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो इस तरह की बात है। डेमोक्रेट बता रहा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, इट्स नॉट अ मिलिटरिज्म, इट्स नॉट एब्सोल्यूटलिज्म, इट्स नॉट अ डिक्टेटरशिप, इट्स डेमोक्रेटिक। देन ये बताता है कि सेकुलर है। हमारी पॉलिटी कैसी है, सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष। मतलब का क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर स्टेट? यही मान है। आप जो धर्म मानना है मानो, जो धर्म मानना है मानो, राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा। धर्म के मामले में राज्य इंटरफेयर नहीं करेगा, और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लाइक नेपाल, अब तो वो भी हिंदू धर्म धीरे धीरे हटाने के लिए ऑलरेडी उस पर थिंकिंग चल रही है। नेपाल हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है। तो इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, ऑफिशियल रिलीजन, और सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। आप जो प्रोफेस करना है, जो मानना है, प्रचार है, जो भी करना है आप कीजिए, विद इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, युक्त निर्बंधन है। ये नहीं कि प्रचार करने के नाम पर किसी का मंदिर तोड़ दो, किसी का मस्जिद तोड़ दो, किसी का झंडा लगा दो, वो सब चीज नहीं। दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटी। एंड देन रिपब्लिक, आपका पॉलिटी कैसा है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गणतांत्रिक। पूछा हुआ है यूपीएससी में, हमसे पूछा था, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? बताइए, इधर से कोई बता सकता है रिपब्लिक का मतलब? बताइए, सब जानना है, ये टर्म जानना है। तो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है और अपॉइंटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं इंपोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड है कि अपॉइंटेड है? नियुक्ति होती है। वर्ड है द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। खैर वो साइड में बात करें हम। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? आप
आप लोग सुने होंगे सब टर्म, बट तो क्लियर नहीं होगा। रिपब्लिक मीन्स द, अब मैं फाइनल बोल दूं, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। एक लाइन में, हेड ऑफ द स्टेट, ये भी जान लीजिए। आप पूछेगा कि हु इज हेड ऑफ ए स्टेट, एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये दोनों एक है कि अलग अलग है? दोनों अलग अलग है, एक ही है। हेड ऑफ स्टेट मतलब हेड ऑफ बिहार, यस। स्टेट मीन्स इंडिया। ये जो बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ये स्टेट नहीं है। स्टेट मीन्स इंडिया। स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है गार्नर ने, सुना है नाम गार्नर का, जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं यहां, उसमें कहता है स्टेट के लिए 4 चीज चाहिए। अगर स्टेट है उसके लिए 4 इसेंशियल इंग्रेडिएंट है। 1, पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या, तो बिहार में पॉपुलेशन तो है ही। दूसरा, टेरिटोरी भी होना चाहिए, क्षेत्र होनी चाहिए, टेरिटोरी यानी क्षेत्र होना चाहिए। एक होना चाहिए पॉपुलेशन, तो बिहार में तो है। टेरिटोरी, भूक्षेत्र भी है, और एक सरकार भी होना चाहिए जिसके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार है, यानी गवर्नमेंट भी होना चाहिए। तीनों है कि नहीं बिहार में? और एक चौथा है, दैट इज सोवरेनिटी। सोवरेनिटी दैट इज संप्रभुता। ये है क्या बिहार में? जब चाहेगा बिहार को तोड़कर 2 बना देगा, 3 बना देगा, या बिहार को मिला देगा यूपी में, बिहार खत्म। क्या चीज? स्टेट तो ये सोवरेनिटी तो नहीं है स्टेट में। दैट्स वाई ये कोई भी, ये सब प्रोविंस हैं बेसिकली, दीज आर प्रोविंसेस। तो स्टेट इंडिया है। तो आई एम टॉकिंग हेड ऑफ द स्टेट मीन्स हेड ऑफ इंडिया। हु इज हेड ऑफ इंडिया? विच आर्टिकल? याद रखिए 52। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ, who shall be the head of the entire executive power of India? संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति को बना दिया हेड ऑफ द स्टेट। ही इज इलेक्टेड, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज, इसलिए हेड ऑफ द स्टेट है। और ये इलेक्टेड है, इसलिए रिपब्लिकन है। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? एलोन? केवल पीएम कहेंगे तो बेकार हो जाएगा। वो एक जहाज है, जहाज का नाविक है पीएम। और जहाज इसलिए नहीं डूबता है क्योंकि वहां पर वेट है और लोगों का। तो पीएम, इसको बोला जाता है, लैंग्वेज पकड़िएगा, पीएम इन सीओएम, ये वर्ड है। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज पीएम इन सीओएम, और हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट। ऐसा है, सारी शक्तियां राष्ट्रपति में। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहता है? उन शक्तियों का प्रयोग माइंड से नहीं करना है, सलाह पर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद का सलाह। ये 74 है, और अगर नहीं माने तो हम राष्ट्रपति हैं कोविंद, और उधर से सलाह आ रहा है मोदी साहब के कैबिनेट का, नहीं माने तो आर्टिकल 61 संविधान का वायलेशन, एंड देन इम्पीच्ड, महाभियोग और आउट। संविधान दिया हुआ है, आपको मानना ही मानना है। संपूर्ण शक्तियां दे दी इनको, लेकिन इसका प्रयोग ये करता है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, टिटूरियल हेड है, नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का प्रधान है, वास्तविक प्रधान, रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव, ये सब वर्ड है जो पीटी में दिया हुआ है। रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड, डी जूरे। डी जूरे कौन है? डी जूरे जान जाइए, ये सब वर्ड है, डी जूरे। और एक होता है डी फैक्टो। कितने लोग सुने हैं ये दोनों नाम? डी जूरे, डी फैक्टो, ये 2 वर्ड है। अब हिंदी में कहां से मिलेगा ये सब वर्ड? हिंदी के बुक में हो सकता है ना दिया हो। डी जूरे मतलब होता है कानूनी हेड, और डी फैक्टो माने रियल हेड। डी जूरे माने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, डी फैक्टो माने वास्तविक प्रधान। तो डी जूरे कौन है? यानी लीगल हेड कौन है? प्रेसिडेंट।
और वास्तविक डी फैक्टो कौन है? पीएम इन सीओएम। ऐसे है, ये बताता है अपना सिस्टम। वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप संविधान में पढ़ते हैं तो, लेकिन जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और आप जो पढ़ रहे हैं वो डेली देखते हैं, कभी ये चुनाव हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है संविधान। और एक नागरिक, एक वाइब्रेंट नागरिक के रूप में आपको ये सब जानना है, हर व्यक्ति को जानना चाहिए। इसलिए 6th क्लास में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है संविधान। 6th क्लास में इंट्रोड्यूस करना चाहता है, धीरे धीरे उनको सारा दिया जाता है। आईसीएसई, सीबीएसई, सब सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कि पहले जो हमारे विद्यार्थी हैं वेरी अर्ली एज में वो जाने कि हमारा संविधान क्या है, हमारा पॉलिटी क्या है, ये सारा चीजें यहां पर बता दी जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हुआ। क्लियर है यहां? अब ऑब्जेक्टिव भी बताता है प्रीएम्बल। ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है, किस तरह की माने प्रीएम्बल ये भी बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है शासन व्यवस्था का। न्याय सबसे बड़ी बात है कि यहां अन्याय नहीं होगा। कैसा न्याय? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सबको राइट टू वोट दे दिया, ये पॉलिटिकल न्याय हुआ नहीं। सोशल अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया, जाति व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। ये हमारा सोशल जस्टिस की बात हो गई। सभी लोग फाइट करेगा, सब लोग आराम से रहेगा। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक न्याय भी हो, तो आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, ओल्ड एज वाले को पेंशन दे रहे हैं, मनरेगा में हम लोगों को दे रहे हैं। भले ही गड्ढा खोदो फिर गड्ढा भरो, लेकिन वो कर तो रहे हैं। आप 6,000 दे रहे हैं किसानों को, क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? नहीं, जरूरी है, बिकॉज इट्स इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है संविधान में। ये उसी समय कंसीव किया गया था जब संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं है, एक से एक लोग हैं जिनको 2 दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा, तो उनके लिए भी ये सब चीज दिया हुआ है। इसलिए बाढ़ हुआ तो सरकार ने अनाउंस किया कि हम इतना पैसा जहां जहां बाढ़ आएगा देंगे, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का फंडामेंटल क्या कहता है? इट्स अ वेलफेयर स्टेट। इसलिए हम हमेशा डेफिसिट बजट पेश करते हैं। हमारा बजट हमेशा घाटे का रहता है। क्यों? क्योंकि जितनी अर्निंग होती है उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर होता है, और हम पैसा लेते हैं क्योंकि हम पब्लिक को वेलफेयर करना है तो करना है। ऐसा वेलफेयर स्टेट सब कोई नहीं है। ये यहां से ये फिलॉसफी आती है। लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता। आगे फंडामेंटल राइट में इस चीज की चर्चा है। फ्रीडम, और टाइप्स ऑफ 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स की बात होती है, बट एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आप ये कीजिए लेकिन ये नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर पर जाम कर दीजिए, वहां की कॉलोनी के लोग प्रभावित होने लगेंगे, किसान आंदोलन हो गया, सब करने के लिए ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट यही बात तो बोल रहा है। किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? लैंग्वेज गौर कीजिए। कहते आप जो करना है करो, आम आसपास के लोग सड़क उनके हैं, उनका प्रभावित हो रहा है, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, समानता, इसकी बात होती है। कैसा? इक्वालिटी सबको दिया हुआ है। राइट ऑफ फार्मर है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, सब इक्वल है। कुछ को प्रिविलेज दिया गया है, वो अभी यहां बात नहीं है। गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, कुछ प्रिविलेज है, लेकिन सब लोग समान हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि आई एम द किंग, आई एम द क्वीन। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई प्रिविलेज ग्रुप संविधान ने नहीं बनाया है। कुछ लोगों को प्रिविलेज दिया है, जैसे प्रेसिडेंट पर उनके शासनकाल में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती, सिविल चल सकती है, बट नोटिस देकर। ऐसा गवर्नर को भी है, पार्लियामेंट वाले को भी प्रिविलेज है। पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अनाप शनाप आप नहीं बोल सकते हैं, मानहानि होगा, कंटेम्प्ट नोटिस हो सकता है, वो सब है। तो इस तरह की बातें आपको यहां पर दी हुई है कि किस तरह का है। फ्रेटर्निटी की बात है, बंधुत्व की बात है। बंधुत्व ये कहां से आया है? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ी चीज है। फ्रांस के संविधान से हमने लिया है, क्योंकि हम बोरोड काफी जगह से है। आज आप घर जाएं तो कम से कम कोर फिलॉसफी संविधान जरूर पढ़ें, मतलब कि फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत का किताब हो लेटेस्ट,
जरूर पढ़ें, नहीं है डेयर एक्ट तो जरूर कम से कम पढ़ लें आप लोग, और इससे आपका ये होगा। और पढ़ें ऐसे इंटरेस्ट लेकर एकदम, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड को हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कहीं पर भी है, जितना ग्रिप संविधान में आएगा आप अच्छा महसूस करेंगे। ये ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, यही बुक पढ़ाया जाएगा, चाहे यहां का ट्रेनिंग सेंटर हो चाहे मसूरी का ट्रेनिंग सेंटर हो, ये पढ़ाया जाता है पूरी तरह। ये जानना ही जानना है तो क्यों नहीं अभी से ही इंटरेस्ट हम इसमें लेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको संविधान के अंदर इंटरेस्ट आना चाहिए। और एक चौथा बात इसमें देता है, वो क्या देता है? डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन, किस दिन इसको एडॉप्ट कर लिया गया, दैट इज 26 नवंबर 1949। और हम लोग उसको संविधान दिवस के रूप में मनाना कुछ वर्षों से शुरू किए हैं। तो संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? संविधान दिवस सिग्निफिकेंस है, आप जानिए इन चीजों को, आपके लिए जानना जरूरी है। ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं। आप किस बात के नागरिक हैं? अगर आप देश की व्यवस्था को नहीं जानते, अपने राइट्स को नहीं जानते, ड्यूटीज को नहीं जानते, तो फिर सही नहीं होगा। इसलिए आपको जानना है आपके राइट्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है। कई लोगों को तो अपने राइट्स ही से नहीं पता है कि हमारा राइट्स क्या है। अब कुछ आपके साथ उल्टा सीधा होता है, आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह संसार तो उसी के लिए है जो व्यक्ति वाइब्रेंट है, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है। सजगता कितनी बड़ी है लोगों के अधिकार के प्रति। और सोशल मीडिया कैसे अधिकारों को एक तरह से क्रश कर रहा है, खत्म कर रहा है। किसी के प्रति कुछ भी अनाप शनाप बोला जा रहा है, तो अब समझना है कि यह चीज आपको प्रियम्बल में सारा चीज दिया हुआ है, और आपको आज प्रियम्बल बिल्कुल पढ़ना है और वो सारा चीज देख लेना है, तब यह चीज क्लियर होगा। एनी डाउट ऑन प्रियम्बल इन नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स? आप पढ़ेंगे आज प्रियम्बल? अगर मैग्रो की बुक है, टाटा मैग्रो वाली जो लक्ष्मीकांत की, देख लीजिए, ओल्ड एंड न्यू कोई अंतर नहीं है। और आप डेयर एक्ट हाईकोर्ट में भी मिल जाएगा, कहीं पर भी, जहां से भी हो, कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, देख लीजिए, याद कीजिए, क्योंकि हम आपको इंटरेस्ट पैदा कर देंगे 100% संविधान में। संविधान आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल रियली लाइक। और यहां से मैं शुरुआत करता हूं आपके बारे में, अबाउट यू। इट्स वैल्यू एडिशन, सो मेक इट प्लस। फंडामेंटल राइट्स, थोड़ा समय है तो शुरुआत करें। हम इसको FR करेंगे शॉर्ट में, इतना बियर करना पड़ेगा। पहले मैं बता दूंगा कि मैं लिखता हूं क्या हो। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करें। और जब फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा बहुत सी बातें, समय कम है, इसको ध्यान रखना है। मूल अधिकार क्या है? यह एक सिंपल क्वेश्चन है, आम नागरिक के लिए भी, प्रतिभागियों के लिए भी, और सभी के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? और जब फंडामेंटल राइट का डेफिनेशन देने में सफल हो गए तो इंटरव्यूअर का अगला क्वेश्चन शूट करेगा वहां पर, अच्छा व्हाट इज ह्यूमन राइट देन? अगर ह्यूमन राइट की बात कर देंगे तो फिर अगला क्वेश्चन करेगा कि व्हाट इज देन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट? संवैधानिक अधिकार क्या है? व्हाट इज नेचुरल राइट यार? व्हाट इज लीगल राइट? व्हाट इज स्टैट्यूटरी राइट? प्रश्नों की झड़ी लग जाएगी। तभी तो डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट तेज तर्रार माइंड को दिया जाता है, शार्प माइंड को दिया जाता है। ऐसे ही आप डील कैसे लीजिए? कहीं दंगा लग गया, आग लग गया, बालू वाला सब ले जाकर आपको दरोगा को ही गोली मार दिया, डील कर दीजिएगा। शार्प माइंड नहीं होगा तो आपका सारा सिस्टम ही ध्वस्त कर देगा। इसलिए आपको कंसीव करना पड़ता है, पहले ही सोच के रखना पड़ेगा कि क्या तैयारियां करना है, उसके लिए माइंड चलते रहना चाहिए। इंटरव्यू भी ऐसे ही टेस्ट करता है, नॉलेज का थोड़ा टेस्ट कर रहा है। मैं जब इंटरव्यू दिया यूपीएससी का तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी। माता प्रसाद के पहला बोर्ड यूपीएससी में था, सब प्रश्न का उत्तर दे सकता था, मुझे बोलने तक नहीं दिया गया। लेकिन एक समय शांत हो जाएगा बोलना, एक समय वो लोग शांत हो जाएगा, देन यू जस्ट स्पीक आउट वन बाय वन, जस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। मौका मिलता है आपको बोलने का, पेशेंस देखता है। जैसे आप जानते हैं प्रस्तावना क्या है, तुरंत बोल दो यार, अरे वो अभी सुनने के लिए रेडी कहां है, कूल। इसलिए इंटरव्यू का भी तैयारी करना है। क्वेश्चन है मूल अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार क्या है, स्टैट्यूटरी राइट क्या है। ये नोट कर लीजिए पहले। मूल अधिकार
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मूल अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये आपके लिए मैं दे रहा हूं। somebody will ask you। दूसरा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। दूसरा ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, इस पर क्वेश्चन आता है। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मीन संवैधानिक अधिकार। चौथा नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट लीगल राइट्स, कानूनी अधिकार। और अंतिम स्टैट्यूटरी राइट्स, सांविधिक अधिकार, सांविधिक अधिकार। इतने तरह के अधिकार की बात होती है। एंड लेट्स डिफाइन वन बाय वन इन वन लाइन। जस्ट एक मैं आपको ग्लिम्स देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं इतने तरह के अधिकारों की बात क्या है और हमारे पास कौन कौन से अधिकार हैं, इनमें से कौन कौन सा अधिकार हमको मिला हुआ है, ये सब बातें हैं। पहले फंडामेंटल राइट को डिफाइन कर देते हैं। व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स yes, fundamental rights are those rights which are most essential, without which nobody can seek its best। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। सिट डाउन। मूल अधिकार वे अधिकार हैं, वे बेसिक राइट्स हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है। ये अधिकार लीगली इन्फोर्सिएबल हैं, यानी कि कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं, इन्फोर्सिएबल हैं। और इनका चर्चा भाग 3 में है। आर्टिकल 12 to 35 पूरा चैप्टर यहां से शुरू होता है, 12 से लेकर 35 तक इसमें दिया हुआ है। आपको पूरा फंडामेंटल राइट एकदम समझ लेना है, आर्टिकल वाइज नोट कर लेना है। कंपटीशन ज्यादा है इसलिए एक्स्ट्रा करना है। कंपटीशन करने वाले एक से एक माइंड से हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपबीट रहें। सर का जो फिलॉसफी है वो ये है कि मिशन 50 बनाना है तो बनाना है। अब मिशन 50 के लिए टॉप क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है और इसी मिशन के तहत मैं भी आपके साथ हूं। ठीक है, इसलिए तैयारी में कमजोरी नहीं रखना है, कमी नहीं रखना है। और एक बार हो जाएगा उसके बाद तो जीवन फिर आपका ही है। फिर तो आप जितना भी जीवन में ऐश आनंद जितना होगा सब आएगा, लेकिन अभी तो त्याग का जीवन है, अभी तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स ये चीज है, वो राइट्स जो इसका यहां पर वर्णन है। कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स मतलब बेसिकली आप कहें ऑल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, ऑल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। सभी अधिकार मानवाधिकार हैं जो एक मानव को जरूरी हैं, चाहे वो भोजन का अधिकार, चाहे रोटी का अधिकार, चाहे कपड़े का अधिकार। एवरी राइट विच अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स। एक मानव को विकास के लिए जो भी अधिकार जरूरत है, एंडलेस राइट, 100-200 जितना सूची बनाना है बना लीजिए, जो आप सोच सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हैव अ पीसफुल इन्वायरमेंट, राइट टू हैव पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जितना सोच सकते हो सोचो। ऑल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। और ह्यूमन राइट्स पर तो हमारे यहां स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, वो अलग, वो स्टडी करना है हमें। बट क्वेश्चन है, हमारे पॉकेट में पैसे कम हैं, हम सबको राइट नहीं दे सकते। इतना पैसा नहीं है कि राइट टू वर्क सबको हम दे दें। काम का अधिकार सबको दे सकते हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्टेट के रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट हैं, वी कैन नॉट गिव एवरीबॉडी, क्योंकि बहुत सा इश्यूज है उसमें तमाम से। नहीं, हमको जितना क्षमता है उतना ही राइट हम दे सकते हैं, उतना हमने डिक्लेयर कर दिया। हम इतना राइट दे सकते हैं, मतलब इसकी हम गारंटी लेते हैं जी, इतना राइट का हम गारंटी लेते हैं। बट हां, जैसे जैसे मेरा पॉकेट बढ़ते जाएगा हमारी क्षमताएं बढ़ेंगी, हम और बढ़ते जाएंगे। हम चाहते हैं कि सब दे दें आपको,
बट हमारी क्षमताएं हैं, लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम और आगे देते जाएंगे। ऑल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट दोज राइट्स विच आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, जो संवैधानिक रूप से आपको गारंटी दिया गया है, दैट इज फंडामेंटल राइट। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, बट ऑल ह्यूमन राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स। पॉइंट टू बी नोटेड। All fundamental rights are human rights, but all human rights are not fundamental rights because that is not guaranteed. ये सब आता है सारा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि केवल आइंस्टीन जैसा सिर पर हाथ रखे हुए हैं, समझना है। मेरी कोशिश होती है कि बेंच का अंतिम स्टूडेंट जो बैठा हो वो भी समझे। अगर वो नहीं समझता है तो फिर क्वेश्चन मेरे पर आता है। मुखर्जी नगर में 250-300 लोग रहता था एक साथ, 300-300 तक रहता था वहां पर जब मैं पढ़ाता था एलएस वगैरह में, सारा चीजें में। एक तरफ जेएनयू का स्टडी करते थे और उसके बाद 2-3 जगह जाके मैं पढ़ाता था। ठीक, क्लियर हुआ ये? अब आए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई पूछता है कि संवैधानिक अधिकार क्या है? संवैधानिक अधिकार क्या है? वे अधिकार जो संविधान में है, वे अधिकार जो संविधान में लिखित है, दोज कन्फर्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। वे अधिकार जो संविधान में वर्णित हैं, लिखित हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, संवैधानिक अधिकार हैं। सिंपल डेफिनेशन है। तो संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार भी है, मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है, क्योंकि जो भी फंडामेंटल राइट है संविधान में है या ना? क्योंकि मैं घुमाता भी हूं ये चेक करने के लिए कि आप हमारे क्वेश्चन को पकड़ पाते हैं कि नहीं। समझना बात अब मैं क्या कह रहा हूं? कंफ्यूजन है और मेरा दायित्व है कंफ्यूजन को दूर कर दें। आपका फंडामेंटल राइट कौन सा पार्ट में है ये बता दो। पार्ट 3। राइट्स पार्ट 3 में है कि और कहीं पर है? बोलिए, एक सेकंड, बैठ के बोलिए। पार्ट 3 में राइट्स हैं और कहीं राइट है? और ये पार्ट 3 के बाहर की बात कर रही हैं, और भी कहीं राइट है बाहर में? पार्ट 3 के बाहर आप लोग पढ़े नहीं है अभी पूरा। हमारे यहां तो पढ़ के आना पड़ेगा तब होगा। पहले एक बार तो पढ़ लो बढ़िया से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, ये भी तो राइट्स ही है। पार्ट 4 में 326 वोट देने का अधिकार फ्लो होता है, वो भी राइट है। चुनाव लड़ने का अधिकार, वो भी राइट है। 301 राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी राइट है। अरे राइट तो पूरा बिखरा हुआ है बुक में। आप पार्ट 3 में कहां हैं? पूरे बुक में राइट्स की बात है, दिस और दैट। हां, इसके लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान है, ये सबसे फेवरेट है। ये उल्लंघन हुआ, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। 226 के तहत हाई कोर्ट जा रहे हैं, 32 के तहत। बट इनके लिए थोड़ा सा रास्ता मुश्किल है। जीवन बीत सकती है, पहले लोअर कोर्ट जाइए, देन हाई कोर्ट जाइए, देन सुप्रीम कोर्ट जाइए, यहां पर सीधे सीधे हाई कोर्ट। हाँ, लेकिन वो इंटरटेन नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर रेमेडी उपलब्ध है पहले हाई कोर्ट में, तो पहले आप वहां जाओ। उपलब्ध है, इसमें लिखा हुआ है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट आपका पिटीशन नहीं लेगा। वो कहता है कि पहले हाई कोर्ट जाइए। तो राइट्स आपके पार्ट 3 के बाहर भी है, बिखरे हुए हैं अलग अलग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच आर द राइट आउटसाइड पार्ट 3। इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि बाहर भी है। क्या मैं बता रहा था अभी आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ऑल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो इसमें है। ऑल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो इस बुक में है, चाहे पार्ट 3 में हो या पार्ट 3 के। बट फंडामेंटल राइट पार्ट 3 वाला को कहते हैं। पार्ट 3 वाले में जो राइट है 12 से 35, वो फंडामेंटल राइट, और उसके बाहर जो है वो सब फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर नॉट। यहां पर कोई डाउट है? ये चीज, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग, ये डेवलप हुआ है। अभी तो आप शुरू में कुछ और आप लोग बोल रहे थे। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। बोलिए। डीपीएसपी के लिए कोर्ट में जा सकते हैं क्या? डीपीएसपी स्ट्रेट वे इंप्लीमेंटेबल नहीं है।
लेकिन सीधे सीधे खारिज कर दे कि ये नैतिक उपदेश है, वो भी गड़बड़ है। क्योंकि 31B क्या है? 14 वायलेट हो जाए तो हो जाए डीपीएसपी के लिए, 19 वायलेट हो जाए तो हो जाए डीपीएसपी के लिए। मैं बताऊंगा जब डीपीएसपी आ जाएंगे। इसके तो पूरा लॉ स्कूल में पढ़ता है सब इसको पढ़ने में, लॉ स्कूल में ये तो बहुत बड़ा चीज है। ये तो इंटरेस्ट का विषय है। जो इंटरेस्ट नहीं संविधान में आता है उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा। ये तो ऐसा चीज है। देन जी दिया हुआ है, जनरल चीज है, जनरल है। मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा आपको, उसका एक्सेप्शन भी है। डीपीएसपी लागू हो जाता है, 39 BNC लागू होता है। 39 BNC अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हो, लेकिन डीपीएसपी लागू हो जाएगा। 39 BNC तो और भी चीजें हैं उसमें बताया जाता है। और आज की तारीख में यह कंक्लूड कर देना कि डीपीएसपी केवल नैतिक उपदेश है, ये संवैधानिक रूप से आज की तारीख में उचित नहीं है। आज की तारीख में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारा फिलॉसफी तो डीपीएसपी से फ्लो होता है, राज्य का दर्शन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी किस रूप में हम नहीं कर पाए आज की तारीख में। 49 में क्षमता नहीं थी, आज आप तो इतना यात्रा कर लिए 70 साल, अभी तक क्षमता वही है। राइट टू एजुकेशन नहीं दिया हमने 45 में, हमने दिया ना, फिर 6 से 14 वर्ष किया ना हमने, क्षमता बढ़ी तो हमने फ्री एजुकेशन कर दिया ना 6 से 14। तो धीरे धीरे हम आ गए पार्ट 3 में, यानी यहां से यात्रा यहां इसको हमने कर दिया, और वहां 0 to 6 years कर दिया हमने। तो धीरे धीरे हम तो कर रहे हैं। पंचायती राज 40 क्या था? पूरा कागज था। 73वां संविधान लाया, 74वां लाया, हमने इसको डायरेक्टिव इसको यहां पर लागू कर दिया हमने, धीरे धीरे लागू है। फुल क्वेश्चन आता है बीपीएससी यूपीएससी में, डीपीएसपी लागू है कि लागू करने की दिशा में क्या क्या कदम अब तक उठाए गए हैं। लॉट ऑफ मेजर्स एडॉप्टेड। अब बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है, बाढ़ राहत मिल रहा है, किसान सम्मान निधि है, सब राज्य के कल्याणकारी कैरेक्टर को बताता है। ये सब चल रहा है। नेचुरल राइट्स, जंगल में आप हैं तो क्या अधिकार है? हॉब्स, लॉक, रूसो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था राज्य के बारे में। हॉब्स, लॉक और रूसो 3 लोग था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था। राज्य में नेचुरल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नॉट गारंटीड। सबका राइट सबको है, आप उसको मार दीजिए, उसको पीट दीजिए, उसको नष्ट कर दीजिए, किल कर दीजिए, सब कुछ संभव है। ये नेचुरल राइट्स है, लेकिन वो गारंटीड नहीं है। जिसकी कल्पना रूसो ने की थी, जिसकी कल्पना लॉक ने की थी, जिसकी कल्पना हॉब्स ने की थी। इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो राज्य आ चुका है। प्राकृतिक अवस्था में जो अधिकार उपलब्ध हैं वो प्राकृतिक अधिकार हैं, नेचुरल राइट्स हैं। प्राकृतिक अवस्था क्या है? प्राकृतिक अवस्था जब राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, जब राज्य अस्तित्व में नहीं आया है। 1448 ईस्वी में सबसे पहले राज्य आ रहा है। 1448 आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया की ट्रीटी से जो सोवरेन स्टेट की आप बात कर रहे थे कि ये 4 चीज होगा तो राज्य बनेगा, सबसे पहले राज्य का कब हुआ अवतरण? 1448 में। अब कहा कि एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान होगा, तब फ्रांस, इंग्लैंड और सारा कंट्री उस समय से सारा लोग आया। इस तरह की बात थी। एंड देन लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में डिफरेंस समझ लीजिए। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, लीगल राइट्स पार्ट 3 के बाहर है, जिसके लिए रिट उपलब्ध नहीं है। फंडामेंटल राइट उल्लंघन हुआ, रिट के द्वारा रीस्टोर हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट। बट लीगल राइट, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट। और अगर कोई ले लिया तो क्या कीजिएगा? रेमेडी है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बट रिट नहीं मिलेगा। लेकिन लॉ का तो डायमेंशन अब बहुत बड़ा हो गया है। अब तो आपको कब जुर्माना नहीं मिला, आपका जमीन हाईवे के लिए ले लिया स्टेट ने और जुर्माना नहीं दिया, अब तो रिट भी फाइल होता है कि हमको कम मिला, हमको उचित मुआवजा नहीं मिला। लेकिन वो अलग बात है। लीगल राइट्स पार्ट 3 के बाहर है, उसके लिए रिट की व्यवस्था नहीं है, रिट वाला उपचार उपलब्ध नहीं है, ये में है। और स्टैट्यूटरी राइट्स, जैसे लोक शिकायत का अधिकार आपको मिलता है ना, लोक शिकायत, पब्लिक ग्रीवांस, आप कंप्लेन कर सकते हो, आरटीआई भी है।
तो पार्लियामेंट के लॉ से, पार्लियामेंट के कानून के तहत बहुत से अधिकार मिला है। जैसे कि आप लोग जाति प्रमाण पत्र क्या क्या वो नहीं लेते हैं वहां कॉमन सर्विस सेंटर से, क्या बोलते हैं, जहां पर काउंटर पर आपको मिल जाता है, ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, आरटीपीएस, राइट टू पब्लिक सर्विस। आरटीआई भी है, सूचना का अधिकार हुआ, पब्लिक ग्रीवांस है, शिकायत करने का अधिकार। ये कैसे सब मिला आपको अलग अलग कानून से, चाहे राज्य के कानून हो या फिर पार्लियामेंट का कानून हो। तो एक्ट बना, लॉ बना, तब न मिला। तो विधानसभा या पार्लियामेंट के लॉ से जो आपको अधिकार मिले, यानी कानून बनाकर जो अधिकार मिला, वो स्टैट्यूटरी राइट हुआ, सांविधिक अधिकार हुआ। आई डिफाइंड यू द राइट्स, वेरियस राइट्स, बट द मोस्ट फंडामेंटल वन इज अ फंडामेंटल राइट। व्हाई इट इज द मोस्ट फंडामेंटल वन? बिकॉज यहां पर लीगल बैकअप है, लीगली इन्फोर्सिएबल है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हैं जो आपको समझना है। फंडामेंटल राइट्स में हम एंट्री कर चुके हैं। कल फंडामेंटल राइट्स में अब आपको स्टेट का डेफिनेशन बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट का डेफिनेशन आप पढ़ के आएंगे, और भी फंडामेंटल राइट आप पढ़ के आइएगा। लंबा चौड़ा चैप्टर है। विल फिनिश टुमारो द फंडामेंटल राइट। तो आप अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो चीजें उस रूप में नहीं आएंगी, क्योंकि आपका लेवल एकदम बीपीएससी जो टॉप जो सोच सकता है उस लेवल का मैं दे रहा हूं। अगर यहां से आप करते हैं तो आपका पॉलिटी का एक्यूरेट पिक्चर बनेगा कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो टाइम भी हो रहा है, इससे ज्यादा समय नहीं, क्योंकि फिर ऑफिस की बातें शुरू होंगी। और ये बुक अगर आपने नहीं लिया है तो ये बुक आप ले सकते हैं, और इससे आप पढ़ेंगे, हमेशा इसको रखिएगा, लेटेस्ट एडिशन ले लीजिए। और जब आपको चेंज होगा अमेंडमेंट रेड पेन से, इसमें आप अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। हमेशा इस बुक को लेने की जरूरत नहीं, एक अमेंडमेंट हुआ दूसरा ले लें, ऐसा नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी करते रहें।